नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम जो श्रृंखला चला रहे हैं, सिलेक्शन वाली श्रृंखला को चला रहे हैं और ये इसमें किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी और समझने वाली बात ये भी होगी कि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं। एसएससी जीडी में आने वाले प्रश्नों की हम जो है बात कर रहे हैं और ये किस प्रकार के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं जो संभावित है कि मतलब यहाँ से जो है 100% में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से यहाँ पर हमको 20 में 20 लाना है, इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। चलिए यहाँ पर जो है 20 में 20 लाने के लिए किस प्रकार से हम मेहनत करेंगे, स्टैटिक जीके के साथ, जीएस के साथ और फैक्ट और पीवाईक्यूज के साथ हम जो है यहाँ पर मेहनत करते चलेंगे। चलिए साथियों, हम फटाफट जो है अगले अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मोटर चालक पीछे की वस्तु देखने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला क्वेश्चन है। तो यहां आपको बताना होगा कि मोटर चालक जो है पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो आपको बताना होगा किस दर्पण का उपयोग करता है। तो क्या यहां पर जो समतल दर्पण का उपयोग करता है, क्या उत्तल दर्पण या बेलनाकार दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि जो पीछे का जो मिरर, पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो साइड मिरर लगा हुआ होता है फोर व्हीलरों में या फिर जो ट्रकों में, तो यहां पर आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहां आपको बताना है कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्यों होगा, तो यहां पर जो है जो प्रतिबिंब जो बनता है सीधा और सीधा बनता है, सीधा के साथ में और छोटा भी बनता है। याद रहेगा साथियों, सीधा और छोटा जो है उस पर जो है प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आपको ये जो है पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को लेकर के जो बहुत सी चीजें होती है कि जैसे यहाँ पर जो है निकट दृष्टि दोष में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को लेकर के मैंने यहाँ पर जो है ट्रिक बनाई है। तो इसमें आपको याद रखना होगा, नाडू के हिसाब से आपको एक जो है ट्रिक याद रखनी होगी। और ये नाडू के हिसाब से आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है, तो यहां देखिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हो जाएगा उपयोग, अवतल लेंस उपयोग किया जाएगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। यहां पर जो है आप जो इस ट्रिक को याद रख लोगे तो आप जो है उत्तल और अवतल के बीच में यहां जो है डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर जो इसका आंसर क्या मिल गया आपको, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर केसर किस राज्य में सर्वाधिक होता है। यहां बात किसकी हो रही है, केसर की। अब केसर का उपयोग जो कहां होता है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा खाद्य पदार्थों में भी केसर का उपयोग होता है, साथ में जो है सौंदर्य प्रसाधनों में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। याद रहेगा साथियों, सौंदर्य प्रसाधन और खाद्य सामग्री में भी जो है मसालों के रूप में जो है केसर का उपयोग किया जाता है, जो आज की कंडीशन में सबसे ज्यादा महंगा मिलता है। तो यहां याद रखना कि केसर किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहां आपको बताना है क्या मेघालय में, क्या मिजोरम में, क्या जम्मू कश्मीर में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर आपको जो है इसका सटीक आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मात्रा में उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर भारत में 100% अगर उत्पादन किया जाता है केसर का, तो 90% जो है जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता है। क्या, केसर। याद रहेगा साथियों, केसर का जो है 90% जो है केसर उत्पादन कहां किया जाता है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और ये 90% आपको याद रखना है। बचे हुए 10% की अगर बात करेंगे तो 10% में जो है सभी राज्य आ जाएंगे जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में केसर का उत्पादन किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। इसका हमको आंसर क्या मिल गया, केसर का किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो जम्मू कश्मीर में होता है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो स्पेशली क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, फसलों से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमको आगे चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, कहां पर इसकी स्थिति है आपको बताना होगा। ये एलिफेंटा एक जलप्रपात है और ये एलिफेंटा जलप्रपात क्या मणिपुर में है, क्या असम में है, क्या मेघालय में, क्या मिजोरम में। आपको इसकी स्थिति बताना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो आपको यहां से एक ऑप्शन निकालना है कि एलिफेंटा जलप्रपात है कहां पर। तो इसका सटीक आंसर आपको बताना होगा, कहां पर मिल जाएगा, मेघालय में। और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। चलिए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर स्पीड से। मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है। बात किसकी हो रही है, सौर मंडल की। हमारे पृथ्वी की बात हो रही है क्या, पृथ्वी के बाहर की बात हो रही है। तो सौर मंडल में हमारे जो है यहां पर याद रखना है कि इस सौर मंडल में कौन सा तत्व जो है नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। क्या ऑक्सीजन पाई जाती है, थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन पाई जा सकती है। जल पाया जाता है क्या, तो जल भी थोड़ी बहुत मात्रा में आपको मिल जाएगा। नाइट्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पर जो आपको इसका आंसर आपको सटीक रूप से बताना है कि इसका, ठीक है, इसका जो है आंसर क्या मिल जाएगा, बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है, तो वह तत्व कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है। याद रहेगा साथियों, इस सोडियम क्लोराइड को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो है
आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक जो पाया जाने वाला तत्व जो कौन सा मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों, इस हाइड्रोजन को आपको याद रखना है। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड जो है सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? बात किसकी आ रही है? राष्ट्रपति के चुनाव की। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा के सदस्य? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या? ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा के सदस्य ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या? क्या लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्या? क्या राज्यसभा और विधानसभा के ही सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपको बताना होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो पूरी तरह से, यहां पर याद रखना, किसके किन के मध्य में होता है? यहां पर याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्य उसमें जो है जो निर्वाचित होकर के जाते हैं वही सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से? लोकसभा के सदस्य और साथ में राज्यसभा के सदस्य और साथ ही साथ जो है विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक शब्द आ जाएगा मनोनीत। मनोनीत सदस्यों को जो है यहां पर जो है मनोनीत सदस्य को भी यहां पर जो है चुनाव में पार्टिसिपेट होने के लिए दिया जाता है क्या मौका? क्या राष्ट्रपति को जिताने के लिए जो है मनोनीत जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या उनको भी है जो है चुनाव में मतदान करने की जो है अनुमति होती है क्या? तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि मनोनीत सदस्य जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ बात किसकी हो रही है? निर्वाचित सदस्यों की होगी, जो लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? ऑप्शन सी। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। बात किसकी हो रही है? नर्मदा और ताप्ती। ये जो नर्मदा और ताप्ती की नदियां जो है मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से निकलती है। याद रहेगा साथियों, ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों में से एक है, ठीक है। तो यहां पर जो है मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी की अगर बात करेंगे तो ये कहां से निकलती है? अनूपपुर जिले से निकलती है, ठीक है। अनूपपुर जिले से निकलती है। अनूपपुर जिले के भी कहां से? तो अमरकंटक से निकलती है। याद रहेगा, अमरकंटक से निकलती है। इस नर्मदा नदी की अगर लंबाई की अगर बात करेंगे तो 13-12 किलोमीटर ये नदी जो है प्रवाहित होती है और ये जाकर के कहां समाहित हो जाती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। याद रहेगा, खंबात की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। यहीं पर अगर हम ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ताप्ती नदी जो है बैतूल जिले से निकलती है। याद रहेगा, बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान से निकलती है। याद रहेगा साथियों, बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान से निकलती है और ये जाकर के कहां पर समाहित हो जाती है? तो यह भी जो है खंबात की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में जाकर के यह भी समाहित हो जाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो 724 किलोमीटर जो है ये इसकी जो है लंबाई है। याद रहेगा साथियों, बात किसकी हो रही है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? क्या अरावली पर्वत है, क्या सतपुड़ा है, क्या कैमूर है, क्या विंध्याचल है? तो आपको इसका सटीक आंसर बताना होगा। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो है ये जो श्रृंखला जो है ये विभाजित करती है। किसे किसे विभाजित करती है? नर्मदा और ताप्ती नदी को जो है ये विभाजित करती है। ये पॉइंट याद रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतिशबाजी में लाल रंग निम्नलिखित में से किस मूलक के कारण होता है? देखिएगा, आपने आतिशबाजी तो कई बार देखा होगा, तो आतिशबाजियों में कौन सा रंग जो है लाल रंग को निर्मित करता है? ऐसा कौन सा मूलक जो है, ऐसा कौन सा तत्व जो है जिसकी वजह से आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न होता है? ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और यह जो पॉइंट होता है जो सभी को याद होता है, आपको सभी को जो पता है, जो सबको पता होता है, वो चीजें हमें भी पता होना चाहिए। वह चीजें अगर हमसे गलत हो जाएगी तो हम उनसे एक नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए आपको जो है सारी की सारी छोटी से छोटी फैक्ट भी आपको जो है आपको पता होना चाहिए। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं तो यहां पर देखिएगा, आतिशबाजी में लाल रंग जो है किस मूलक के कारण उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है, क्या पोटेशियम, क्या मैग्नीशियम, क्या स्ट्रांसियम, क्या कैल्शियम?
तो यहां पर इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रांसियम की वजह से क्या होता है? लाल रंग उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि इसमें जो है हरा रंग भी उत्पन्न होता है, तो यहां पर आपको हरा रंग के बारे में आपको याद रखना है, बेरियम की वजह से जो है यहां पर जो है इसका हरा रंग उत्पन्न होता है। याद रहेगा साथियों, आतिशबाजियों में जो है अधिकतर मात्रा में जो है ये लाल और हरे रंग जो है उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर आपको मैंने बताया कि स्ट्रांसियम की वजह से जो है लाल रंग उत्पन्न होता है और बेरियम हरा रंग की वजह से बेरियम की वजह से हरा रंग उत्पन्न होता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, इसी प्रकार हमने इसका आंसर देख लिया, क्या है? स्ट्रांसियम आपको मिल जाएगा। अगला देखते हैं यहां पर, किसे भारत का सुकरात कहा जाता है? बात किसकी हो रही है? भारत के सुकरात की बात हो रही है। सुकरात की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको आंसर बताना होगा। क्या दादोबा पांडुरंग को कहा जाता है? क्या महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है? क्या ज्योतिबा फुले को? क्या रामकृष्ण परमहंस को? तो यहां पर आपको जो है इसका सटीक आंसर बताना है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर आपको बताना है। कौन हो जाएंगे? किसे भारत का सुकरात कहा जाता है? तो यहां पर आपको याद रखना है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे जो है एक प्रकार से जो है सामाजिक सुधारक थे। किस प्रकार से? सामाजिक सुधारक के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। सामाजिक सुधारक के रूप में इसे जाना जाता है। ज्योतिबा फुले की अगर बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र राज्य के सतारा नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, यह भी जो है एक प्रकार से समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जानी जाती है। यहां पर देखना, रामकृष्ण परमहंस की बात हो रही है, तो रामकृष्ण परमहंस के किसके गुरु थे? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, गुरुओं से क्वेश्चन आते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। याद रहेगा साथियों, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो है किसके गुरु थे? विवेकानंद जी के थे। और यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि इन्हें आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा साथियों, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यहां पर आपको याद रखना होगा, आध्यात्मिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस को भी जाना जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि भारत का सुकरात किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए? अब बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? तो यहां पर जो है उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तो उपराष्ट्रपति के कार्यालय में अगर कितनी अवधि के भीतर जो है उसको उनके पद को भरा जाना चाहिए? क्या 1 माह के भीतर भरना चाहिए? क्या 6 माह या फिर 3 माह या फिर 12 माह के भीतर में? उपराष्ट्रपति के पद की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का जो पद आपको मिल जाएगा 63 में, अनुच्छेद 63 में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति की बात कर रहे हैं। तो कितने माह के भीतर जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है भर जाना चाहिए? कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर जो है उपराष्ट्रपति का जो है पद भर जाना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? इसका आपका जो है आंसर जो है मिल जाना चाहिए 6 माह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? मैं यहां पर जो है ये क्वेश्चन जो है इसे आप जो है डबल स्टार के रूप में आप जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, डबल स्टार लगा करके जो है इन ऑप्शन क्वेश्चनों को याद रखना है कि किस प्रकार से यहां पर जो है क्वेश्चन बना है। ठीक है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बात किसकी हो रही है? लोकसभा की। क्या यहां पर देखो, अब इससे पहले इसका आंसर जानने के पहले जो है आपको याद रखना है, लोकसभा की बात कर लेते हैं, साथ में हम जो है बात कर लेते हैं राज्यसभा की बात कर लेते हैं। अब यहां पर आपको जानना होगा लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। इन्हें जानने के पहले देखिएगा, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिएगा लोकसभा एक अस्थायी सदन है। किस प्रकार का सदन है? अस्थायी सदन है। और ये किस प्रकार का सदन है? स्थायी सदन है। याद रहेगा साथियों, किस प्रकार का सदन है? स्थायी सदन है। दूसरे पॉइंट में अगर देखा जाए यहां पर जो है इसे कौन सा सदन कहा जाता है? तो इसमें याद रखिएगा निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। याद रहेगा, उच्च सदन कहा जाता है। क्या लोकसभा भंग हो सकती है? हाँ, लोकसभा भंग हो सकती है। ठीक है, भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग हो सकती है क्या? नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाए कितने साल का होता है, तो यहां पर आपको बताना होगा
5 साल का जो है इसका जो है कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल होता है क्या? नहीं होता। इस पॉइंट को भी आपको जो अच्छे से याद रखना होगा। तो यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि लोकसभा भंग हो जाती है। अब बात यहां पर क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है कि लोकसभा किसकी अनुशंसा पर जो है लोकसभा भंग हो सकती है। तो यहां पर जो है आपको बताना होगा कि लोकसभा जो है कभी भी भंग हो सकती है, 5 साल के अंतराल में भी भंग हो सकती है, या फिर 5 साल के कुछ समय पहले ही जो है भंग हो सकती है। तो यहां पर जो है लोकसभा का कार्यकाल आपको याद रखना है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, तो यहां पर आपको याद रहना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो आपको यह भी याद रखना होगा 6 वर्ष का होता है। याद रहेगा साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। याद रहेगा, प्रति 2 वर्ष बाद जो है वह जो है रिटायर होते चलते हैं। तो यहां पर जो है राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधान न्यायाधीश की सलाह पर, या लोकसभा के सलाह पर, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल, या फिर राज्यसभा की सलाह पर। तो इसका सटीक आंसर आपको बताना होगा कि यह जो है किसकी अनुशंसा पर जो है भंग कर देते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर जो है प्रधानमंत्री आपको जो इसमें ऑप्शन के रूप में मिल सकता है। तो आप जो है या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल रहेगा या तो फिर प्रधानमंत्री रहेगा, दोनों ऑप्शन में से आप जो है दोनों कोई भी एक रहेगा तो आप उसमें लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, हमने इसका आंसर क्या देखा, किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग हो सकती है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलेंगे राष्ट्रपति को कि हमारी जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए, तब तक जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो राजकीय चिन्ह क्या है हमारा, बताइए। तो राजकीय चिन्ह जो है कब लिया गया, तो यहां पर जो है कब अंगीकृत किया गया, तो आपको बताना होगा। क्या 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950? ठीक है, यहां तक याद रहेगा। ठीक है, अब यहां पर बात किसकी हो रही है? अशोक स्तंभ की बात हो रही है। अशोक स्तंभ हमारा जो है राजकीय चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अशोक स्तंभ की अगर बात कर रहे हैं तो इसे जो है कब अंगीकृत किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको बताना होगा 26 जनवरी 1950 को जो है इन्हें जो है अंगीकृत किया गया। याद रहेगा साथियों, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ अपनाया गया। और ये जो है यहाँ पर जो है अशोक स्तंभ की अगर बात करेंगे तो ये वर्तमान में कहां पर है? सारनाथ में है। सारनाथ क्यों फेमस है और या फिर जो क्यों प्रसिद्ध है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध के द्वारा जो है अपना उपदेश जो है, प्रारंभिक उपदेश जो है यहीं पर दिया गया था। और सारनाथ की स्थिति अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपको जो है ये मिल जाएगा। याद रहेगा साथियों, हमने बात किसकी किया? अशोक स्तंभ की, जो कहां स्थित है? सारनाथ में स्थित है। गौतम बुद्ध जी ने जो है यहाँ पर जो है पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और ये स्थिति कहां पर है? उत्तर प्रदेश में आपको स्थिति मिल जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पर जो है राष्ट्रीय, किसकी बात हो रही है? राजकीय चिन्ह की बात हो रही है। तो राजकीय चिन्ह क्या है हमारा? अशोक स्तंभ जो है। और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हो। तो ये जो है आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमने जैसे पिछली कक्षाओं में देखा उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है। और उसी 108 उपनिषद में हम बात किसकी कर रहे हैं? मुंडकोपनिषद की बात कर रहे हैं। तो वहीं से जो है आदर्श वाक्य लिया गया है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा। भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये आपको ये भी याद रखना है। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? गोबर गैस की बात हो रही है, उसमें से मुख्य तत्व कौन सा होता है? क्या मीथेन होता है, क्या एथेन होता है, प्रोपेन होता है, क्या क्लोरीन होता है? इसका सिंपल ही तरीके से आप जो है आंसर बता सकते हैं। कौन सा आएगा इसका आंसर? मीथेन आपको लगाना होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो सभी को पता होते हैं, वो आपको भी पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बात किसकी हो रही है? सही जोड़ी मिलान आ गया। ऐसे आपको जो है पूछा जाएगा, प्लेग किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? क्या चूहों की वजह से होता है क्या? हाँ, चूहों की वजह से प्लेग होता है। रेबीज जो है किसके काटने से होता है? तो कुत्तों के काटने से होता है। टेपवर्म जो होता है एक परजीवी होता है। परजीवी किसमें पाया जाता है? सुअरों में होता है। सुअरों के जो है मांस में पाया जाता है, अधिकतर मात्रा में देखा जाता है। पोलियो क्या बंदरों को होता है क्या? नहीं, पोलियो जो है बंदरों को नहीं होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ये याद रहेगा,
पोलियो किसे होता है, तो मनुष्य में आपको जो है इसके लक्षण देखने को मिल जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब प्लेग नामक जो है बीमारी किससे फैलती है, रेबीज नामक बीमारी किससे फैलती है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो रेबीज नामक बीमारी और जो है प्लेग नामक बीमारी जो है वायरस से फैलती है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब टेपवर्म की बात हो रही है, तो टेपवर्म क्या है, एक प्रकार से परजीवी है, परजीवी है, परजीवी है। तो इन पॉइंटों को आपको जो है याद रखना होगा। चलिए इसका आंसर आपको क्या मिल गया, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, तो यहां पर जो है इसका आंसर क्या मिल जाएगा, पोलियो। पोलियो जो है बंदरों में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं यहां पर, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित निम्नांकित की गई थी, मतलब जो है राज्यसभा में नामित की गई प्रथम अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, वह पहली अभिनेत्री कौन थी, तो यहां पर आपको जो है याद रखना है कौन सी प्रथम अभिनेत्री थी। तो यहां देखिएगा सबसे पहले राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा को हमने जो है पिछले क्वेश्चनों में समझा किस प्रकार से होती है राज्यसभा, उच्च सदन है क्या निम्न सदन है, हमने इनके बारे में समझ लिया। अब बात हो रही है कि राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो यहां पर आपको बताना है क्या जयललिता, क्या नरगिस दत्त, क्या वैजंती माला, क्या देविका रानी। तो आपको बताना होगा नरगिस दत्त को आपको जो है याद रखना होगा। और ये नरगिस दत्त को जो है राज्यसभा में कब नामित किया गया, तो 1980 में नामित किया गया, याद रहेगा। ठीक है, राज्यसभा में नामित किया गया। और ये जो है नरगिस दत्त जो है फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी। यहीं पर हम बात कर रहे हैं वैजंती माला की। वैजंती माला कौन है, तो आपको याद रखना होगा वैजंती माला जो है भरतनाट्यम से संबंधित एक नृत्यकार है। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित एक नृत्यांगना है। और भरतनाट्यम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्हें जो है सादिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, सादिर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर देखिएगा जयललिता जो है तमिलनाडु की सीएम हुआ करती थी। ठीक है, यहां पर देविका रानी रोरिक की बात कर रहे हैं, तो जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रथम पाने वाली एक महिला थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई। और 1969 में ही जो है पहली बार पुरस्कार किसने प्राप्त किया, देविका रानी रोरिक ने प्राप्त किया। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए इसी प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को याद रखना होगा। पहली अभिनेत्री कौन थी, तो 1980 में जो नामित होने वाली कौन थी, नरगिस दत्त थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब डायनामाइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि डायनामाइट क्या है। और मेन बात ये है कि डायनामाइट की खोज किसने की, डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबल नामक एक व्यक्ति ने की। याद रहेगा साथियों, अल्फ्रेड नोबल नामक एक व्यक्ति ने की। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल नाम के एक व्यक्ति ने की। और ये व्यक्ति कहां का था, तो स्वीडन का रहने वाला था। ठीक है, स्वीडन का रहने वाला था। तो इन्हीं के नाम के आधार पर जो है नोबल पुरस्कार की जो है स्थापना की गई। और नोबल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको यह भी याद होना चाहिए 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रहेगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब बात किसकी हो रही है, डायनामाइट की। तो डायनामाइट का जो है इन्होंने जो आविष्कार किया 1867 में इन्होंने आविष्कार किया। कब किया, 1867 में ये डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट की खोज करने की वजह से जो है इन्हें एक पत्रिका में मतलब जो है एक समाचार एजेंसी ने एक पत्रिका छापा था, उसमें कहा गया था कि मौत का सौदागर। किसे कहा था, अल्फ्रेड नोबल को कहा था। तो इसी की वजह से मोटिवेट हुए और उन्होंने जो 6 क्षेत्र में नोबल पुरस्कार देने की बात की। चलिए यहां पर अब बात किसकी हो रही है, डायनामाइट में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है, तो यहां पर आपको बताना है टीएनटी पाया जाता है। ठीक है, या आरडीएक्स पाया जाता है, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर पिक्रिक अम्ल। तो इसका सटीक आंसर आप बता सकते हैं, इसका सटीक आंसर के रूप में आप जो है नाइट्रोग्लिसरीन आप लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। इस डायनामाइट की अगर हम बात करेंगे तो डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबल ने की थी। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा। चलिए इसी प्रकार से हमें आंसर मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलियम्स बहनें किस से संबंधित है। बात किसकी हो रही है, विलियम्स बहनें। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसको आप जो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, विलियम्स बहनें जो है यूएसए से संबंधित है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका की जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और ये प्रसिद्ध खिलाड़ी तो है, लेकिन किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा क्या पॉप संगीत से, टेनिस से, या फैशन मॉडलिंग से, या फिर चित्रकारी से। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेनिस से है। ठीक है, अब ये टेनिस से तो है, लेकिन यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यूएसए की एक खिलाड़ी है और ये दोनों बहनें हैं। और किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये भी पॉइंट याद होना चाहिए। एक है सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स,
सेरेना विलियम्स। और दूसरी महिला की अगर बात करेंगे तो उसका जो है उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरी जो है इनकी महिला जो है एक प्रकार से जो सिस्टर या फिर बहन, यहां बात किसकी हो रही है, विलियम्स बहने की। विलियम्स बहने में हमने देखा सेरेना विलियम्स, और दूसरी जो है इनकी सिस्टर का नाम क्या था, इसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो है आंसर देना है, कुछ वर्क आपको भी करना होगा। चलिए यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, जो है विलियम्स बहने किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं यहां पर, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। अब देखिएगा खेल से प्रमुख शब्दावली संबंधित जो है क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं। प्रमुख खेल से संबंधित कप या फिर ट्रॉफी के बारे में भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। अब उबेर कप जो है बात हो रही है, तो यहां पर याद रखना, क्या गोल्फ से, क्या महिला बैडमिंटन से, फुटबॉल से, या फिर महिला टेबल टेनिस से। तो आपको याद रखना है इसका सटीक आंसर आपको मिल जाएगा महिला बैडमिंटन से। ये सिर्फ जो है उबेर कप किससे संबंधित है, महिलाओं के लिए जो है ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उबेर कप, ठीक है। अब क्या जो है यहां पर बात आती है, ये हमने उबेर कप जो है किस खेल से देखा, बैडमिंटन से देखा। क्या पुरुषों के लिए भी जो है इस प्रकार से जो है कप या फिर ट्रॉफी आयोजित की जाती है क्या, तो यहां पर याद रखिएगा पुरुषों के लिए जो है, पुरुषों के लिए आपको याद रखना है थॉमस कप, आपको याद रखना है थॉमस कप। ये किससे संबंधित है, पुरुषों से संबंधित है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो आपको ये जो खेल मिल जाएगा बैडमिंटन खेल, आपको याद रखना है, याद रहेगा बैडमिंटन खेल जो है आपको याद रखना है। चलिए इसी प्रकार जो हमने इन क्वेश्चनों को देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर जो है, अगला क्वेश्चन है पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है। अब बात किसकी हो रही, पेनाल्टी स्ट्रोक। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है हॉकी खेल से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है कि पेनाल्टी स्ट्रोक मिलता कब है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि जैसे कोई खिलाड़ी जिसने गोल करने की कोशिश किया, ठीक है, गोल करने की कोशिश किया और किसी जो है जानबूझ करके जो है उस गोल को, गोल होने ही वाला था, लेकिन उस गोल को जो दूसरा जो खिलाड़ी है उसके द्वारा जो जानबूझ करके रोक दिया जाता है, तो उस खिलाड़ी को एक प्रकार से जो है जिसने गोल करने की कोशिश की है उसको एक बार पुनः मौका दिया जाता है, जिसमें फिर जो है खिलाड़ियों को गोल रोकना होता है। तो यहाँ पर जो है पेनाल्टी स्ट्रोक की जो है कितनी दूरी से मारा जाता है, तो आपको बताना होगा क्या 8 गज, 10 गज, या फिर 11 गज, या फिर 12 गज। तो आपको जो है यहाँ पर जो है आंसर के रूप में जो है 7 यार्ड भी आपको मिल जाएगा, तो 7 यार्ड भी आपको सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो है गज पूछा है, तो आपको ये पहला आंसर बताना होगा, 8 गज की दूरी से भी इसे मारा जाता है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। बात किसकी हो रही है, मीट्रिक प्रणाली की। ये मीट्रिक प्रणाली होती क्या है, जैसे आपने देखा लंबाई, पहले जो है मापन किस प्रकार से होता था, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान और आयतन, इनको जो है एक प्रकार से जो है नापने के लिए जो है किस प्रकार से जो है मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मीट्रिक प्रणाली जो है कब से अपनाई गई, क्या 1 अक्टूबर 1958, क्या 2 अक्टूबर 1956, या फिर जो है 56, या फिर जो है 1 अक्टूबर 1957 या 1 जनवरी 1958 में। तो इसका जो सटीक आंसर आपको बताना होगा कि क्या हो सकता है इसका सटीक आंसर। भारत में मीट्रिक प्रणाली की अगर बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी 1958 से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, लंबाई को जो है इसमें जो है मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, द्रव्यमान को जो है इसमें किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहीं पर आयतन की अगर बात करेंगे तो आयतन को जो है यहां पर याद रखना होगा कि आयतन को किसमें बदल दिया जाता है। तो यहां पर जो है हमने जैसे देखा लंबाई को द्रव्यमान, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और आयतन की अगर हम बात करेंगे तो इसे जो है लीटर में बदल दिया जाता है। याद रहेगा साथियों, ये 3 पॉइंट जो है आपको जो है अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया था। बात किसकी हो रही है, चंदेल राजाओं की बात हो रही है। तो चंदेल राजा कहां से संबंधित है, तो आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये चंदेल राजा जो है इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चंदेल राजाओं के द्वारा जो है खजुराहो नामक एक स्थान पर जो है मंदिरों की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी, तो लगभग जो है 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य में जो है इन्होंने जो है यहाँ पर जो है मंदिरों का निर्माण करवाया। और प्रारंभिक स्थिति में जो है मंदिरों की स्थिति जो हुआ करती थी 85 प्लस हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में कुल मिलाकर के मंदिर जो बचे हैं सिर्फ 22 मंदिर बचे हुए हैं। याद रहेगा ये। और ये जो है किस धर्म से संबंधित थे, तो ये जो 950 से लेकर के 1050 के मध्य जो मंदिर बनाए गए वह हिंदू धर्म से संबंधित है मंदिर, और जैन धर्म से संबंधित मंदिर थे। यहां पर याद रखिएगा,
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया था, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था। ये वैश्विक विश्व धरोहर सूची में भी जो है इसका नाम आपको जो है मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आतंकवाद विरोधी दिवस जो है ये जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको पूछ सकता है, जैसे दिवसों से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हर एक एग्जाम में जो है आपको जो है हर एक शिफ्ट में आपको जो है दिवसों से क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको इनके लिए भी तैयार होना है। 21 मई को, 25 अप्रैल को, या 26 नवंबर को, या 11 जनवरी को। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, 21 मई जो है इसका आंसर आपको याद रखना है। और ये 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहां पर याद रखिएगा 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की जो है यहाँ पर जो है हत्या हो जाती है। और हत्या किसके माध्यम से, एक आतंकवादी संगठन जो है लिट्टे, आपको याद रखना है। और ये आतंकवादी संगठन जो है लिट्टे कहाँ का है, तो श्रीलंका का है, याद रहेगा। चलिए इसी प्रकार से हमको जो है ये पॉइंट याद रखना है। अब 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इन पॉइंटों को भी आप जो है याद रखेंगे, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। 11 जनवरी को विश्व जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी, आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, मानव तस्करी जागरूकता दिवस, मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो ये एक प्रकार से दिवसों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से कौन कौन से दिवस कब कब मनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर क्या मिल गया, 21 मई। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बात किसकी हो रही है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात हो रही है। तो जैसे यहां पर जो है आपको बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये हमारा जो भारत वाला पोर्शन है, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी और यहां पर जो है आपको मिल जाएगा अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपको बताना है, इनमें से बेतवा नदी जाती है, या महानदी, या चंबल नदी, या ताप्ती नदी। तो आपको मैंने जैसे प्रारंभिक रूप से पहले क्वेश्चन में बताया कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है कहां पर गिरती है, इस अरब सागर में गिरती है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। और यहां पर देखिएगा बेतवा नदी की अगर हम बात करेंगे और चंबल नदी, ये दोनों नदी जाकर के किसमें समाहित हो जाती है, तो आपको याद रखना होगा दोनों नदी किसमें जाकर के समाहित हो जाती है, तो यमुना नदी में जाकर के समाहित हो जाती है, याद रहेगा। ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है यमुना नदी की सहायक नदी है। महानदी जाकर के कहां गिरती है, तो यह भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। यहां तक क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार हमने जो इसका आंसर क्या लगाया, ताप्ती नदी। चलिए अगला देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, बात किसकी हो रही है, मलेरिया। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्या हृदय प्रभावित होता है, क्या फेफड़ा होता है, क्या गुर्दा होता है, क्या प्लीहा होता है। तो इसका जो है आंसर आपको लगाना है, क्या होता है, प्लीहा। प्लीहा जो है मलेरिया से, जब मलेरिया हो जाता है तो पूरी तरह से कौन प्रभावित होता है, प्लीहा होता है प्रभावित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, बात किसकी हो रही है, एक जल संधि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जल संधि की बात हो रही है। और ये जल संधि जो है आपको याद रखना है कि कौन सी जल संधि जो है ये किसे अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो यहां पर याद रखना वह संधि कौन सी है, तो इसमें बॉस्फोरस जल संधि है, या फिर जिब्राल्टर, या फिर डोवर, या फिर बेरिंग। तो आपको बताना है ये जो आपको जिब्राल्टर जल संधि जो है आपको मिल जाएगी कहां पर, ये यूरोप और अफ्रीका के मध्य में जिब्राल्टर जल संधि है, जो किसे अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। लेकिन जोड़ती किसको है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहां पर बात हो रही है डोवर जल संधि की। तो डोवर जल संधि जो है ये कहां मिल जाएगी, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में जो है ये जो है संधि है, इंग्लैंड प्लस फ्रांस के मध्य में जो है ये संधि है, ये याद रहेगा, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में। बेरिंग जल संधि की अगर बात करेंगे तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली, उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली एक जल संधि है। तो ये पॉइंट आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर विद्युत बल्ब लैंप का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है, तो ये तो आपको पता ही है, सारे लोगों को पता ही होता है। क्या तांबे का बना होता है, क्या लोहे का बना होता है, क्या शीशे का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है। तो इसका सटीक आंसर आप बता सकते हैं, ये जो ऑप्शन क्या मिल जाएगा, डी, टंगस्टन का बना होता है। चलिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब का गवर्नर कौन था, क्या रिपन था, क्या लॉरेंस था, क्या माइकल ओ डायर था, या फिर ह्यूरोज था। तो यहां पर जो है आपको बताना है कौन सा था, तो यहां पर आपको बताना है कौन था, जनरल ओ डायर था।
तो ये आपको जो है क्लियर हो जाना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, जनरल ओ डायर ने जाकर के सीधे बोल दिया था कि फायर कर दिया जाए। वहां पर जो जलियांवाला बाग था अमृतसर में, तो उसमें जो है मीटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें जाकर के जनरल ओ डायर के द्वारा जो है आदेश दे दिया जाता है कि इन्हें फायर कर दिया जाए, मार दिया जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को तो आपको याद रखना ही होगा। इंदिरा गांधी नहर का स्रोत कौन सा है? क्या भाखड़ा बांध है, क्या गांधी सागर बांध है, क्या जवाहर सागर बांध है, क्या हरिके बैराज है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये इससे पॉइंट से जो है आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। यहां पर याद रखिएगा, जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी और व्यास नदी, जो व्यास नदी, ये एक सतलज नदी हो गई और एक व्यास नदी हो गई। जब दोनों नदी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दोनों के संगम पर जो है यहाँ पर एक बांध बना दिया गया है। वही बांध कौन सा कहला रहा है? इंदिरा गांधी जो है बांध कहलाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा, ये कहां से निकलती है? तो हरिके बैराज से निकलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिके बैराज। अब ये बांध कहां बनाया गया है? तो पंजाब में बनाया गया है, याद रहेगा। हरिके बैराज कहां पर मिल जाएगा? पंजाब में मिल जाएगा। और ये जो संयुक्त परियोजना किसकी है? तो यहां पर याद रखिएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो है ये संयुक्त परियोजना है, याद रहेगा। अब बात किसकी हो रही है? इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है। तो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, राज्य की नहीं, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, राजस्थान की जीवन रेखा, याद रहेगा। अब इसमें जो है हाईलाइट करके आपको जो है इन पॉइंटों को समझना होगा कि इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है। लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो लंबाई आपको बताना होगा। जो इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, याद रहेगा साथियों। इस इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है CHSL में आया हुआ है। ठीक है, CHSL में और CGL में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे फील हुआ कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो यहां देखिएगा, पृथ्वी पर शांति रहे यह किस उत्सव का संदेश है? तो यहां पर आपको बताना है, क्या दीपावली का, क्या होली का, क्या क्रिसमस का, या फिर दशहरा का? तो यहां पर आपको बताना है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा क्रिसमस को। प्रत्येक जो है आपको याद रखना है 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, याद रहेगा साथियों। चलिए, तो इसका जो है पृथ्वी पर शांति रहे, इसका एक आदर्श वाक्य के रूप में जान सकते हैं। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बात हो रही है फलों को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब जो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या एसिटिक अम्ल, क्या फार्मिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सोडियम बेंजोएट का? तो आपको याद रखना है सोडियम बेंजोएट को। आपको याद रखना है कि सोडियम बेंजोएट को जो है फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए, किसकी बात हो रही है? फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए जो है सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, ये रचना है ना। अब इसमें जो है रचना से संबंधित जो क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसके जो है रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नामक जो है पुस्तक जो लिखी गई है, क्या राजीव गांधी जी ने लिखी है, क्या राहुल बजाज ने लिखी है, या फिर बिल गेट्स, या फिर बिल क्लिंटन ने लिखी है? तो आपको इसमें से आंसर लगाना है, किसने लिखी है? बिल गेट्स ने लिखी है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर चलिए, इसी प्रकार से हमने जो है महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है आपको जो है जो की पॉइंट जो मिलता है, जो फैक्ट मिलता है, या फिर एडिशनल पॉइंट जो मिलता है, उसे आप जो है नोट्स में नोट डाउन करते चलिए, ताकि जो है आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए वो याद रहे। चलिए इसी प्रकार से हमने जो है जो अपनी सीरीज को चला रहे हैं कंटिन्यू करेंगे, और इसी प्रकार से जो है आपकी जो है SSC GD में आने वाले संभावित प्रश्नों की हम बात करेंगे, उनसे संबंधित तथ्यों की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से आप बने रहिए। हमारी जो है मेहनत आपको पसंद आई है तो आपको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी प्रकार से हम अगली श्रृंखला में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।